हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक्चुअली में ये चैप्टर तो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। इसमें आज हमें करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखो ये है आपके 15 सवाल एक्सरसाइज वाले जो हमें आज डिस्कस करने हैं। एक के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाऊंगी, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना। तो आप लोग अपने कान खुले रखना, साथ ही में दिमाग भी खुले रखना, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाओ। साथ ही में अगर आप लोगों ने इस वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के प्लेलिस्ट का। ठीक है, चैप्टर 1 भी हो गया था, सेकंड भी आज हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 3 और 4 भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को पूरा करा दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको समझ आती है क्या, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है क्या, क्या आप लोग आगे भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक ना मैंने करा दिया था ये सब कुछ। इसके बाद अब कि व्हाट यू हैव लर्नड, आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, एक बार हम उसको हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस को चालू करेंगे। तो देखो सबसे पहले कि जो एसिड और बेस इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो डाइज होती है। मींस जो एसिड या बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होती हैं, डाइज होती हैं। और मिक्सचर्स होती हैं किसके, डाइज के। ये क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं डाइज के, जिसको हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो किस लिए हम इनको यूज करते हैं, ताकि हम पता लगा पाए कि एसिड है या फिर क्या है, बेस है। मींस इंडिकेट करने के लिए किसकी प्रेजेंस, एसिड या बेस की, हम यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स को। आई बात समझ। दूसरा पॉइंट कि जो एसिडिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्यों होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ H+ के कारण होता है। मतलब जब H+ की फॉर्मेशन हो जाती है, आयंस की, H+ आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, या फॉर्मेशन ऑफ OH- आयंस की हो जाती है सोल्यूशन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं कि बेसिक नेचर है। तो भाई एसिडिटी के लिए H+ आयंस का होना जरूरी है, बेसिसिटी के लिए OH- आयंस का होना जरूरी है। आई इतनी बात समझ। अब आज आप लोग थर्ड पॉइंट पे कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अच्छा, आप लोगों को अगर आप लोगों ने इस पूरी प्लेलिस्ट देख ली, उसके बाद भी फिर आप लोगों को कुछ याद नहीं है, तो भाई आपका दिमाग ना कहीं और ही खोया हुआ है। ठीक है, तो उस दिमाग को सेंटर पे लेके आओ, क्योंकि अब आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम में 2.5-3 महीने के अंदर अंदर थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ अपनी पढ़ाई में। अदरवाइज बस बाद में फिर आप लोग सर पटक पटक के मारोगे अपना दरवाजों में, क्योंकि नंबर तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। चलो अब आगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है और कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सोल्ट वहां पे बनता है। मीन जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो सोल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आउट होगी। वैसे हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, बट फिर भी कुछ महान लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। अब जब भी कोई बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो एवोल्यूशन तो होगी हाइड्रोजन गैस की, साथ साथ सोल्ट भी बनेगा, जिसका क्या होंगे, नेगेटिव आयंस कंपोज्ड ऑफ द मेटल एंड द ऑक्सीजन। जिसके नेगेटिव आयन कंपोज होंगे किससे, मेटल से और ऑक्सीजन से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट देता है, CO2 गैस देता है और वाटर देता है। ठीक है भाई। उसके बाद कि जब भी एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, मतलब जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं पानी के अंदर, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं आयंस। और आयंस भी कौन से, एसिड्स तो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस, और बेसिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं OH- आयंस। तो जैसे ही आयंस की मूवमेंट होगी उसी के कारण कंडक्शन होगा, उसी के कारण क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो कंडक्ट कर लेते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। आई इतनी बात समझ। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कि जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड या बेस की, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, किस स्केल की हेल्प से, जिसको आप बोलते हो pH, जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जो आपको मेजरमेंट देती है कि कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर। क्या बताती है कि कितने H+ आयंस की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो उसकी pH जो होती है ना, एग्जैक्टली वो कितनी होती है, 7 होती है। एसिडिक सॉल्यूशन की pH भी 7 से कम होगी और बेस की क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, फिर जो लिविंग बीइंग्स होते हैं कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन ऑप्टिमल pH रेंज। ये तो हमें पता ही है कि जो लिविंग बीइंग्स होती हैं वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी आउट करती हैं वो एक ऑप्टिमल pH रेंज पे करती हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ये सब होता है। फिर जो मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स या बेसिस होते हैं पानी के साथ, वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। मींस रिएक्शन के दौरान वो हीट क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। फिर जो एसिड और बेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने पढ़ा भी था जब मैंने HCl की रिएक्शन आप लोगों को करके दिखाई थी NaOH के साथ। HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
जो क्या करेंगे, एक सोल्ट बना देंगे NaCl प्लस वाटर क्या कर देंगे यहाँ से आउट। फिर उसके बाद देखो कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन दी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपके रहते हैं, जैसे आपने पढ़ा था CuSO4.5H2O जिसको बोलता है ब्लू विट्रोल भी। तो इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स से अटैच होते हैं, चिपके होते हैं, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद सोल्ट्स के बहुत सारे यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी और इंडस्ट्रीज के अंदर भी। ठीक है जी। इतने आप लोग होशियार हो क्योंकि आप आजकल के बच्चे हो तो आप लोगों को इतना पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस शुरू यहाँ से। ठीक है, तो चलो इनका सोल्यूशन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है भाई, जितना देखो होएगा डिटेल में उतना मैं बताऊंगी। आप लोग नए हो तो वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपके ग्रुप में कोई बच्चा ऐसा है जो आपको लगता है कि जिसके लिए वीडियो यूजफुल है तो भाई उनको भी शेयर कर देना। बाकी जो लोग टीजीटी या पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी पढ़ा रखी है आपको सारे के सारे लाइन बाय लाइन, साथ में आपको सवाल भी करा रखे हैं। ठीक है, तो आपको कहीं जाना ही नहीं केमिस्ट्री के लिए, ये चैनल आपके लिए क्या हो जाएगा, इनफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन पढ़ो कि एक सोल्यूशन है जो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू, उसकी पीएच कितनी होगी। मतलब एक सोल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, ब्लू में। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था ये तो कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू के अंदर चेंज होता है तो ऐसा कौन करता है, बेसिक सोल्यूशन करते हैं। और अभी ऊपर रिकॉल भी किया कि बेसिक सोल्यूशन में जो पीएच रेंज होती है वो कितनी होती है, 7 से ज्यादा। तो देखो 7 से ज्यादा कौन सी है, एक तो नहीं है, ना 4 है, ना 5 है, कितनी है, 10। मतलब पीएच कितनी हो जाएगी, 10। आया सवाल समझ में कि जब भी रेड लिटमस चेंज होएगा ब्लू के अंदर तो मतलब वहां पे बेसिक सोल्यूशन था, और बेसिक सोल्यूशन की पीएच रेंज कितनी होती है, 7 से ज्यादा। ऐसे ही अगर एसिडिक होता तो ब्लू से रेड में चेंज होता, फिर पीएच आपके 7 से कम होती। ठीक है जी, तो पहला सवाल था ये। अब आप लोग, अच्छा गला मेरा थोड़ा सा ना गड़बड़ा रहा है इसलिए 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही, पर आज थोड़ा सा सेंटर में आया तो आज मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। ठीक, तो चलो अब सवाल नंबर 2। ये एक सोल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है क्रश्ड एग शेल्स के साथ टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। पहले समझो भाई सवाल क्या बोला कि एक सोल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है क्रश्ड एग शेल्स के साथ और वो हमें वहां से एक ऐसी गैस देती है जो कि टर्न कर देता है लाइम वाटर को मिल्की, मीन्स चूने के पानी को मिल्की वो चेंज कर देता है। तो वो कौन सा सोल्यूशन है, मतलब उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, NaCl है, HCl है, LiCl है या फिर KCl है। तो अभी मेरे को कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे है क्रश्ड एग शेल्स। ठीक है, क्रश्ड क्या है, एग शेल्स है। तो एग शेल्स जो है, एग शेल्स आपके किससे बने होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो एग शेल्स होते हैं वो बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बने होते हैं भाई, एग शेल्स। एग शेल्स आप लोगों के बने होते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, अब क्या मैं बोल रही हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे किसी ने रिएक्ट करा। ठीक है, अभी नहीं पता मुझे क्या सोल्यूशन है, किसी सोल्यूशन ने रिएक्ट करा और यहाँ से एक ऐसी गैस दी जो टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की। और वो कौन सी गैस कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन में किसके साथ कराऊं, देखो NaCl तो सोल्ट है, इसके तो काम ही खत्म, LiCl भी, KCl भी, ये तो क्या है, तीनों सोल्ट है। ठीक है, तो सोल्ट तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता, तो कौन देता है, HCl। कौन देता है, HCl। मींस HCl जब रिएक्ट करेगा ना कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करेगा जो कि टर्न कर देगी फिर लाइम वाटर को कैसा, मिल्की। ठीक है, यहाँ पे होता ये है कि CO2 गैस तो आउट होती है, साथ में यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। ये रिएक्शन होती है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो CO2 गैस आउट होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस वाटर वहां से क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, पर आप लोगों को ये पता होना जरूरी था कि जो एग शेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। अगर यही नहीं पता देखो भाई फिर हो जाती है तुक्के वाली बात, है ना। और हम लोग क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो तुक्का हम नहीं मारेंगे, तुक्का कर देगा हमारा बंटा धार। ठीक है जी, तो बंटा धार करेंगे नहीं, तुक्का मारेंगे नहीं, तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर था डी और इसको हो जाएगा ये B, HCl। ठीक है, अब आप में से ना किसी एक बच्चे ने बोला था मुझे कमेंट में कि मैं मतलब इनके ना आपको नोट्स भी बना के दिया करूं आंसर के। देखो अगर मैं पहले से ही आंसर के नोट्स तैयार रखूं तो मुझे फिर वो लगता नहीं कि वो इफेक्टिव होता है। मतलब फिर वो वाली बात आ जाती है कि
पहले से ही लिख रखा है सब कुछ। और चलो अगर वो भी बात नहीं आती ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं पहले से सारा आंसर लिख रखा है फिर मैं उसको बोल बोल के पढ़ाऊं। ऐसे तो देखो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च मार लो, आपको 1000 आंसर्स मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, और इतने तरीके मिल जाएंगे। लेकिन मेन बात है समझाने की कि आपको समझ आए। समझ तभी आता है जब दिमाग के अंदर होते है क्यूरियोसिटी। वो कब होते हैं कि जब क्वेश्चंस पढ़े फिर थोड़ा सा लगे कि हाँ थोड़ा सा आपको कुछ याद आए, थोड़ा सा मैं बताऊं, ठीक है ना। तो जिसने भी बोला था ठीक है भाई, आपने अपनी तरफ से सजेशन दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि क्वेश्चन को पढ़ा के फिर उसका आंसर करना चाहिए, तो वो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो चलो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 ml ऑफ सोल्यूशन है किसका, NaOH का। मीन्स मेरे पास क्या है, 10 ml सोल्यूशन है किसका, NaOH का, और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द 8 ml सोल्यूशन ऑफ HCl। पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे NaOH, फिर मैं लिखती हूँ HCl, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा सोल्ट प्लस क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इन्होंने कुछ क्वांटिटी हमें दे रखी है, क्या बोला है कि ये जो 10 ml है ना HCl का, ये बेसिकली कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml HCl से। मतलब 10 ml NaOH और 8 ml HCl अगर मैं लेती हूँ तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक सोल्ट प्लस वाटर यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं NaOH की क्वांटिटी को बढ़ा के 20 ml कर दूं, ठीक है, तो फिर मेरे को HCl कितने की जरूरत पड़ेगी। क्या बोला कि अगर मैं NaOH की क्वांटिटी जो कि पहले 10 ml थी उसका वॉल्यूम, ये क्वांटिटी बोलूं मैं यहाँ पे, इसकी जो क्वांटिटी पहले 10 ml थी, अब अगर मैंने वो 20 कर दी तो फिर मेरे को जो पहले 8 ml HCl चाहिए था, अब वो मेरे को कितना चाहिए। तो देखो जब आपने NaOH की क्वांटिटी को डबल कर दिया तो भाई HCl की भी कितनी करोगे, डबल ही तो करोगे। पहले 8 थी, अब कितनी कर दोगे, 16। तो आंसर कितने हो जाएगा, 16 ml। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 16 ml। बताओ इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ी क्या, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, बस रिएक्शन लिखनी थी और वहां से आपको थोड़ा सा अपना हल्की सी मैथ्स लगानी थी क्लास 1 वाली, ठीक है। आई बात समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बाकी आप लोग साथ साथ नोट करते रहा करो, चाहे पेंसिल से लिख लिया करो, कच्ची पेंसिल से अपनी इसमें किताब में, ठीक है। सॉरी। अब देखो नेक्स्ट की विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। जब इनडाइजेशन होता है मतलब डाइजेशन नहीं होता ठीक से, तो फिर हम क्या करते हैं उस टाइम पे, एंटासिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटासिड्स। तो ऑप्शन नंबर सी है। एंटासिड्स क्या होता है कि एक्चुअली में एंटासिड जो होते हैं ना, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मतलब जब हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी या एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बन जाता है, तभी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। यूजुअली क्या होते हैं वो, एंटा एसिड, ठीक है। तो मतलब क्या बोलेंगे, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक, ठीक है। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, तो टू न्यूट्रलाइज दिस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, वी टेक क्या, एंटा एसिड। क्यों, क्योंकि भाई एंटा एसिड क्या है, बेस। और अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड ज्यादा बन रहा है, तो किससे आप उसको न्यूट्रलाइज करोगे, बेस से, ठीक है जी। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ कि राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग टेकिंग प्लेस व्हेन। मतलब आपको ना वर्ड इक्वेशंस दे रखी है सिंपली, ये काम हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ठीक है। बड़े सिंपल होते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चंस, और आपको फिर अपनी इसे पूरी इसको ना बैलेंस करना है, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ठीक है। और ये रिएक्ट करता है जिंक ग्रेनुअल्स के साथ, जिंक के छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं, उसके साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो चलो अब ना यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि देखो क्या होती है कि जब मैं डाइल्यूट, अब मैं डाइल्यूट नहीं लिख रही, खाली मैं अपना मोलिकुलर फॉर्मूला लिख रही हूँ H2SO4। मतलब जब जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में तो क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, आउट, ठीक है। अब देखो क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है, लेफ्ट में एक जिंक, राइट में भी एक जिंक, इधर दो हाइड्रोजन, एक SO4 एक SO4। तो रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें हम लोग इसको बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाओ अपने सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में देखो
कि डाइल्यूट HCl एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, और मैग्नीशियम रिबन को अगर मैंने उसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, MgCl2, क्या बनता है, MgCl2 प्लस यहाँ से भी H2 गैस क्या हो जाती है, आउट। अब देखो सवाल आप लोगों का ये होगा कि यहाँ पे तो मैंने जिंक सल्फेट बना दिया ZnSO4, लेकिन यहाँ पे मैंने Mg पे 2 क्लोरीन क्यों लगाए Mg के साथ। देखो इसलिए लगाए क्योंकि जो Mg होता है ना, ये आपका ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है। बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बापू राजी, पता है, ये ग्रुप नंबर 2 होता है, बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बापू राजी। तो ये जो मैग्नीशियम होता है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, कितना होता है, +2। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको कितना चाहिए, -2। मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको क्या चाहिए, 2 ही ऐसे एलिमेंट्स चाहिए, या मैं बोलूं कि 2 ही, मतलब 2 ही इसको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो इसके साथ क्या कर ले, बॉन्डिंग कर ले, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन को लेगा। और अगर आप लोग ये एलिमेंट्स वाली भाषा भी मेरी नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना है, +2 चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, मतलब +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना इसको -2 चाहिए, और -2, अब भाई क्लोरीन के ऊपर होता है सिर्फ एक क्लोरीन, एक -1 रखेगा, ठीक है। तो मेरे को चाहिए -2, तो इसके लिए मैंने कितना लिखा, Cl2, ठीक है। तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हुई है, आउट। पर क्या अब ये मेरी रिएक्शन बैलेंस है, अब ये बैलेंस नहीं है। देखो इधर एक मैग्नीशियम, लेकिन 10 क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो मैं इधर कितना लिख दूं, 2 लिख दूं, ठीक है। अब लेफ्ट में एक मैग्नीशियम, राइट में एक मैग्नीशियम, इधर 2 हाइड्रोजन Cl2, तो Cl2। आई बात समझ, अब हो गई है बैलेंस। अच्छा ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, इसके लिए ना आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की। मेरे को बता देना अगर पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स आप उसको सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगी, ठीक है, वहां से अपना खूब रट्टे लगाना पीरियोडिक टेबल के। अब देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, सवाल नंबर 3, मतलब इसका सी पार्ट है 5th क्वेश्चन का। क्या है कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अब एल्यूमिनियम जो है ना वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट होता है। बैंगन आलू गए इन थैला, याद करने की ट्रिक, ठीक है। इसकी ये रखता है अपने ऊपर +3 चार्ज, कितना रखता है, +3। तो इसको कितने चाहिए, -3 चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ से बनाता है Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। प्लस और क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हो जाती है आउट, ठीक है ना। तो अभी मतलब जो हम बना रहे हैं ना अपने, ये क्या बोलते हैं, ये जो अपने प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, इसमें हमें देखना है कि क्या वो स्टेबल भी है या नहीं है। ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं बना देना, ठीक है। आई बात समझ में, हम पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि जो हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वो चीज स्टेबल है या नहीं है, वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। आप में से ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम में आई रिएक्शन, भाई कुछ भी लिख के आ जाते हो, कुछ भी ऐसे मत लिखा करो, थोड़ा सा इसी दुनिया में रहो, ठीक है। तो जो पढ़ाया जाता है ना उसको लिखा करो। तो Al2SO4 का थ्राइस, तो उसको बैलेंस करना है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब ओवरऑल इसके ऊपर क्या होना चाहिए, 0 चार्ज होना चाहिए। तो Al2SO4 का थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब भाई अब आप मुझे ये बता दो कि रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे तिकड़मबाजी करी। तो देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है। तो अगर मैं इधर लिख देती हूँ कितना, 2 एल्यूमिनियम तो हो गए बैलेंस, लेकिन SO4 इधर कितने हैं, 3, इधर कितना है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितने हो गए 6, तो कोई नहीं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस हो गई मेरी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब ये कैसे बना, अगर मैं इसको देखूं तो देखो, और मैं इसको खोल के लिखूं तो ये ऐसे टूटेगा, 2Al + 3SO4 एंड 3SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ओवरऑल +6, इसके ऊपर कितना है, -6 ओवरऑल। और क्योंकि मेरे को उसको न्यूट्रल बनाना था तो मैंने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा। अगर आप लोगों को ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आती बताओ मुझे, ठीक है, वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर भी एक, तो वहां से आप लोग अपना देख लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब डी पार्ट 5th का, कि डाइल्यूट HCl एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स के साथ ये रिएक्ट करता है आपका कौन, HCl, ठीक है। तो यहां से क्या बनता है, FeCl3 प्लस फिर से हाइड्रोजन गैस हो जाती है आउट। अब आयरन जो होता है ना, आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है, +3 में भी रहता है, लेकिन +3 में इसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, ठीक है।
+3 में इसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, क्योंकि +3 में ये होता है हाफ फील्ड। अभी आप लोगों को शायद ये चीज समझ नहीं आएगी 10th क्लास में, बस अभी ये इतना समझो कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है +2 से, इसलिए ये क्या बनाएगा, 3Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि Fe+3 में ज्यादा स्टेबल है तो इसको कितने चाहिए, 3 नेगेटिव चाहिए चार्ज। वो कैसे मिलेंगे, जब 3Cl नेगेटिव इसके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग। ठीक है, तो फिर से चलो बैलेंस कर लो अपनी रिएक्शन को। तो एक आयरन लेफ्ट में, एक राइट में, लेकिन इधर Cl कितने हैं, 3, इधर है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, बताओ मैंने सही लिखा क्या इतना, बोलो। तो अब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, इधर 2, तो ऐसे तो कभी भी बैलेंस नहीं होंगे मेरे हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब मेरे को करना क्या पड़ेगा, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या काम करूं कि अगर मैं सपोज करो मैं ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर कितने हो जाएगा, 6 HCl, और फिर इधर भी 6 लिख दूं मैं, और इधर में लिख दूं 3, और इधर ये। हाँ, अब देखना ये रिएक्शन बैलेंस हुई क्या, हो गई बैलेंस। देखो इधर भी लेफ्ट में भी 2 आयरन, राइट में भी 2 आयरन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, और आपके Cl कितने हैं, 6, और 3 ये 2 ये 6। ठीक है, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो ऐसे हमें इसको बैलेंस करना था। ठीक, अगर थोड़ी सी बीच में ना ये आवाज में डिस्टरबेंस है, ये बड़ी इरिटेटिंग होती है, पर कर लो आज बर्दाश्त। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखना कैसी मेरी आवाज आएगी, एकदम आप लोगों के कान फट जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। करना इतना सा है आपको प्यारे प्यारे बच्चों कि आपके पास कंपाउंड्स है जैसे कि अल्कोहल है और ग्लूकोज है, ये भी कंटेन, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जो H+ कंटेन करते हैं वो होते हैं एसिड्स। ठीक है, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब आप लोग जो भी फिलहाल समझ रहे हो दिमाग में एक चीज समझो कि जिसके अंदर H+ होगा वो एसिड होगा। ठीक है, खाली H तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर मिलेगा बट वो एसिड नहीं होते हैं नेचर में। तो चलो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को प्रूव करते हैं। इन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता, ये अपनी सेंस में क्या बोलना चाहते हैं। इन्होंने बोला कंटेन हाइड्रोजन, तो ये शायद सिंपली बोल रहे हैं H के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, H के बारे में। तो उन्होंने बोला कि कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज वो भी कंटेन करते हैं हाइड्रोजन बट ये एसिड्स नहीं होते। ठीक है, पर भाई एसिड्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर H+ आयंस होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सवाल को। इन्होंने बोला कि अल्कोहल ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है बट वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, बट वो एसिड्स नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए ना आप एक एक्टिविटी को प्रूव कर दो। पहले तो बात मैं यही बोल दूं, उन्होंने बोला हाइड्रोजन है तो एसिड होने के लिए ना वहां से H+ का निकलना भी जरूरी होता है, और यहाँ से H+ आपके नहीं निकल पाएंगे। पहली बात तो ये, और फिर दूसरा ना मैं आपको एक्टिविटी से समझाती हूँ तो आप लोगों को आएगा ज्यादा समझ। तो चलो एक्टिविटी के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, आप लोग क्या ले लो, 2 डब्बे ले लो, इसमें ना कोर्क रख लो ऐसे, एक इसमें रख लो, 2 आयरन नेल लगा दो इस पे आप लोग। ठीक है, एक में तो डाल दो ना यहाँ पे अल्कोहल का सोल्यूशन, दूसरा डाल दो इस पे भी 2 नेल लगा दो, दूसरा आप लोग डाल दो यहाँ पे ग्लूकोज का सोल्यूशन। ठीक है, फिर इसको ना आप लोग अटैच कर दो, यहाँ पे स्विच लगा दो ऐसे, यहाँ पे स्विच लगा दो साइड में अपना। ठीक है, इधर भी स्विच लगा दो, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी मैंने कर दी है कनेक्ट। ठीक है, अब हाँ एक चीज और है, मेन चीज तो रह गई, बल्ब भी तो लगाना है, वही तो फिर ग्लो करके बताएगा। ये मैंने लगा दिया, देखो इधर बल्ब। ठीक है, इस तरीके से रफ सा डायग्राम में समझा रही हूँ। 2 मैंने डब्बे ले लिए, 2 बीकर ले लिए, उसमें कोर्क रख दी दोनों में, उनमें आयरन नेल लगा दिए, 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच, बल्ब से मैंने इनको कर दिया है कनेक्ट। ठीक है, अब ये जो बल्ब है ना तो इस वाली कंडीशन में ग्लो करता ना इस वाली कंडीशन में ग्लो करता। इसका मतलब क्या है कि इन सॉल्यूशंस के अंदर ना कंडक्शन ही नहीं हो रहा, कंडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आपको कटायंस और अनायंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो होएगी भी नहीं, क्योंकि ये है अल्कोहल, ये है ग्लूकोज। अल्कोहल आपका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं अल्कोहल का क्या होता है, ROH। तो अल्कोहल्स जो होते हैं अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो वो डिसोशिएट होकर H+ आयंस नहीं देते। ठीक है, H+ आयंस नहीं देते। ऐसे ही आपके जो ग्लूकोज होते हैं अगर आप उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो भी H+ या फिर OH- आयंस नहीं देंगे, मींस सॉल्ट्स नहीं देंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो भाई कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन ही नहीं होगा तो यहाँ से बल्ब कैसे ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए
अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो सिंपली हम नहीं बोल सकते कि वो एसिडिक इन नेचर है जब तक वो H प्लस आयंस की फॉर्म में वहां से आउट नहीं होता। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे कि हमने ये कंक्लूड करा कि सारे के सारे एसिड्स कंटेन करते हैं H प्लस आयंस को, बट सारे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं ना हाइड्रोजन को वो एसिड्स नहीं होते। सिर्फ एसिड्स वही होंगे जो H प्लस को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर H प्लस होगा सिर्फ वही क्या होंगे, एसिड्स होंगे। या मैं बोलूं जो अपने अंदर से H प्लस को इजिली आउट कर देगा। हम ये नहीं बोल सकते कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो पक्का से एसिड्स ही है। आई बात समझ में? तो ये अब इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि यहाँ पे कंडक्शन ही नहीं हो रहा, बल्ब ही नहीं ग्लो हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे कोई कटायन अनायंस बन ही नहीं रहे। मतलब इन्होंने बोला था ना कि इनके अंदर हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में है ही नहीं। H प्लस की फॉर्म में वो निकल ही नहीं रहे। अगर वो निकलते तो कंडक्शन होता, बल्ब यहाँ पे ग्लो करता, तो हम बोल सकते थे कि वो एसिड्स है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इसलिए ये एसिड्स नहीं है। बताओ आपको ये एक्टिविटी मेरी जो मैंने समझाई समझ आई क्या? ठीक है, कंपाउंड अल्कोहल ग्लूकोज कंटेन करते हैं हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। और आप उसके लिए ना आप लोग ये वाली एक्टिविटी लिख के आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो वह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वाला कि व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर कर लेता है। देखो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं। वहीं पे रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्योंकि इसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, सॉल्ट्स की। ठीक है, तो इसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर मैं लिखूं, देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिखोगे मेरे साथ साथ, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी आयन। एक सेकेंड यार, एक तो ये डू डज ना, मतलब ये ग्रामर ना भाई कभी समझ नहीं आई मुझे तो। चलो हाँ, अब लिखती हूँ मैं, देखो थोड़ा सा तरीके से। अपना ये वाला कौन सा क्वेश्चन था ये साफ साफ लिखूंगी, वरना कल आपको आप लोग बोल दोगे कि हमारे तो डू डज के चक्कर में ना नंबर कट गए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, हमें क्या लिखना है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। कि जो डिस्टिल्ड वाटर है डज नॉट कंटेन आयंस, वेयर एज रेन वाटर कंटेन ions, whereas rainwater contain ions due to the due to the dissolved salt, due to the dissolved salt present in it. That's why it conduct electricity. That's why it conduct electricity. ठीक है, लिख दी ना मैंने अंग्रेजी बढ़िया कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नहीं कंटेन करता आयंस को, वहीं पे जो रेन वाटर है वो कंटेन करता है आयंस को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। आयंस होते हैं, आयंस किसके कारण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट होता है। किसके अंदर, रेन वाटर के। वहीं पे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐसे कोई कंटेन आयंस ही नहीं होते, कोई सॉल्ट ही नहीं होता उसके अंदर, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। और अभी हमने पढ़ा कि आयंस का होना जरूरी है अगर हमें क्या कराना है, कंडक्शन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आज आप अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे पेन का कलर चेंज करते हुए चलो कि व्हाई डू एसिड्स नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कि जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एसिड्स जब भी डिसोशिएट होते हैं जब आप उसको पानी के अंदर डालते हो। तो जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे तभी वो डिसोशिएट होकर H प्लस आयंस देगा, तभी वो एसिडिटी को शो करेगा। लेकिन अगर आप उसको पानी में नहीं डाल रहे हो तो वो H प्लस आयंस नहीं देगा वहां से डिसोशिएट होके। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इट विल नॉट डिसोशिएट, बिकॉज यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पहले स्पेस बना दूं आप लोगों के लिए, बिकॉज इट विल नॉट, क्या होगा कि बिकॉज इट विल नॉट dissociate
in the form of, it will not dissociate in the form of H प्लस आयंस। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि जो एसिड्स हैं वो नहीं शो कर रहे हैं एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इट विल नॉट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयंस। क्योंकि एसिड्स जो है अगर आप उसको पानी के अंदर नहीं डालते तो वो H प्लस आयंस की फॉर्म में नहीं टूटेंगे, मतलब वहां से वो H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेंगे तो वो एसिडिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इट विल नॉट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, अब देखो आपके पास 5 सोल्यूशन है A B C D एंड E। आप उनको टेस्ट करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ में। पीएच आपको दे रखी है 4, 1, 11, 7, 9। यहाँ पे लिख लेती हूँ 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो विच सोल्यूशन इज, मतलब कौन से सोल्यूशन की कौन सी होगी। तो अगर देखो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि एग्जैक्टली उसकी पीएच कितनी होती है 7। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन ज्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है तो देखो जो बेसिस होते हैं ना वो 7 से ऊपर होती है उनकी पीएच। तो 7 से ज्यादा चलते 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 14 तक, मतलब जितनी ज्यादा 7 से बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेसिक। अब देखो सबसे ज्यादा वैल्यू 11 मींस स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की वैल्यू कितनी हो गई 11, दैट इज 11। अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो एसिडिक होता है 7 से कम, तो कम कम सबसे अच्छा एसिड, तो सबसे कम है 1, तो स्ट्रॉन्गली एसिड इज 1। वीकली एसिड, भाई 1 के बाद 7 से कम कौन सी है 4, तो ये वीक एसिड होगा। वीकली एल्कलाइन हल्का बेस, मतलब 14 से कम वैल्यू, 14 से कम एक तो 11 थी वो तो हमने लिख दी, अब कौन सी बची 9, तो ये है 9। आई ना आप लोगों की बात समझ। देखो ये होता है ना आपका ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 0 से 7 एंड देन 14 तक ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चलते हो ना लेफ्ट में तो एसिडिटी बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है बेसिसिटी। तो एसिडिटी अच्छा एसिड होता है तब जब वैल्यू कम होती है, अच्छा बेस तब जब वैल्यू क्या होती है बहुत ज्यादा मतलब 7 से 14 के बीच में ज्यादा वैल्यू। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं कि अरेंज कर दो पीएच को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के हिसाब से आप इनको ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे। तो पहले 11, फिर उसके बाद क्या 9, 7, 4 एंड 1, ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये वाला ठीक है जी, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आपको ना इक्वल लेंथ दे रखी है मैग्नीशियम रिबन्स की, इक्वल लेंथ है मैग्नीशियम रिबन की, उसको मैंने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर लिया और बी के अंदर लिया। ठीक है, फिर HCl को मैंने ऐड करा टेस्ट ट्यूब ए में, एसिटिक एसिड को बी के अंदर। तो अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेक फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम इन विच टेस्ट ट्यूब द फ्रीजिंग अकर्स मोर विग्रसली एंड व्हाई। क्या बोला, देखो आपके पास है 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ए लगा लो, एक टेस्ट ट्यूब बी लगा लो। ठीक है, इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम के टुकड़े ले लिए मैंने, रिबन्स ले लिए, मानो इतने ले लिए, ये इक्वल लेंथ है दोनों की। ठीक है, इक्वल लेंथ के मैंने मैग्नीशियम रिबन ले लिए। एक टेस्ट ट्यूब में तो मैं डाल रही हूँ HCl और दूसरे के अंदर मैं डाल रही हूँ एसिटिक एसिड दैट इज CS3COH। ये है 2 टेस्ट ट्यूब, ऐसे सुंदर से बना लूं। ठीक है, यहाँ पे ये रे मैग्नीशियम के रिबन, एक में मैंने HCl डाला, एक में मैंने एसिटिक एसिड डाला। ठीक है, सेम अमाउंट लिया है, सेम कंसेंट्रेशन लिया दोनों की, HCl की भी एसिटिक एसिड की भी। तो कह रहे हैं कि इस ट्यूब के अंदर फिजिंग जो होगी ना वो मोर विग्रसली होगी। किसके अंदर होगी, क्योंकि फिजिंग जो होगी ना वो तेजी से होगी HCl के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से, तो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस फास्टर स्पीड से। ठीक है, तो फिजिंग क्या करेगा, जल्दी से करेगा। आई बात समझ में, क्योंकि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो वो जल्दी से यहाँ पे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को आउट करेगा, मींस फिजिंग जो होगी यहाँ पे तेजी से जो होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर होगी, किसके कंपैरिजन में, वीक के। और स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा है हमारे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका टेस्ट ट्यूब ए। तो लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ अभी क्या है। ठीक है जी, तो कैसे लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे, क्या पूछा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड व्हाई। तो आप लिखोगे फिजिंग विल अकर्स मोर विग्रसली। स्पेलिंग का आप लोग अपना खुद रखोगे हिसाब किताब। ठीक है, फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए बिकॉज इट कंटेन द स्ट्रॉन्ग एसिड
because it contain strong acid which react at faster या greater, which react at faster speed and form तो अच्छा नहीं लगता केमिस्ट्री में, and produce hydrogen gas and produce hydrogen gas at, क्या लिखा मैंने, देखो फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए बिकॉज इट कंटेन द स्ट्रॉन्ग एसिड विच रिएक्ट एट फास्टर स्पीड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट फास्टर स्पीड ड्यू टू विच फिजिंग अकर्स। ठीक है, तो बोल देती हूँ एक बार, लिख लो आप लोग कि फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए, फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए because it contain the strong acid which react at faster speed and produce hydrogen gas at faster rate या faster speed due to which fizzing occur, while in the test tube B only weak acid is present which react slowly, that's why fizzing will occur slowly in the test tube B। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब इसके बाद हमने कर लिया अब तक क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन कर लिए, 5 रह जाते हैं बस। आज 11th वाले पे कि फ्रेश मिल्क की जो पीएच होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच होती है 6, तो आप लोगों को क्या लगता है कि पीएच कैसे चेंज होती होगी, मतलब जब ये कर्ड के अंदर चेंज होता होगा, कौन, मिल्क। क्या बोला मैंने कि फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी पीएच होती है 6, तो आपको क्या लगता है कि पीएच कैसे चेंज होती होगी जब वो टर्न होता है कर्ड के अंदर। तो कर्ड के अंदर अगर वो चेंज हो रहा है, मतलब दही क्या होती है, खट्टी होती है, तो अगर दूध से दही बन रही है तो बेसिक सी जाहिर सी बात है कि पीएच यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि pH of milk is 6 but when it changes to curd the pH will reduce because curd is acidic in nature। तो हम क्या लिखेंगे, तो एक्सप्लेन योर आंसर हम क्या लिखेंगे, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बट एज इट चेंजेस टू कर्ड, या टर्न्स टू कर्ड its pH will reduce because curd is acidic in nature। ठीक है, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि दही खट्टी होती है, एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 6 से, जब दूध किस में कन्वर्ट होगा, दही के अंदर, कर्ड के अंदर। आई बात समझ। इसके बाद आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे कि एक मिल्कमैन है जो ऐड करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। मतलब कोई दूध जो आपके घर लेके आते हैं, सपोज करो, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया आपके फ्रेश मिल्क के अंदर। ठीक है, जो आपके घर डेली ताजा दूध आता है, जो भी आप दूध यूज करते हो, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा डाल दिया। तो व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो उन्होंने जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच 6 होती है, तो उन्होंने उसको स्लाइटली अल्कलाइन क्यों बना दिया, ऐसा उन्होंने क्यों करा। देखो ऐसा उन्होंने इसलिए करा कि अगर फ्रेश मिल्क है उसकी पीएच है 6, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जल्दी दही में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो दूध है ना वो जल्दी आपका खट्टा हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दूंगी, तो बेकिंग सोडा क्योंकि बेसिक इन नेचर का होता है, तो वो जो पीएच 6 है ना उसकी थोड़ी सी पीएच रेंज को बढ़ा देगा। ठीक है, जो पीएच रेंज बढ़ जाएगी, 6 से ज्यादा हो जाएगी, अब उसको दही में कन्वर्ट होने के लिए या दूध को खट्टा होने के लिए ना ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू किसके, फ्रेश मिल्क के। आई बात समझ। देखो मैं कह रही हूँ फ्रेश मिल्क की जो पीएच होती है वो 6 होती है। आपने कभी देखा भी होगा कि कई बार जैसे हम लोग दूध गर्म करना भूल जाते हैं, बॉईल करना या रख के भूल जाते हैं, तो फिर हम ना उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खाने वाला सोडा, और उसके बाद में दूध खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रेश मिल्क की जो पीएच होती है वो तो कितनी होती है, 6, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया तो मैंने उसकी पीएच रेंज को बढ़ा दिया। अब पीएच रेंज को बढ़ा दिया तो अगर मेरे को दही जमानी है, मतलब मेरे को पीएच 6 से कम करनी है, क्योंकि दही होती है एसिडिक इन नेचर, वो खट्टी होती है, तो 6 से सपोज करो ये जो कर्ड है इसकी पीएच
मान लो आप 3 से 4 के बीच में है, देखो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है फिलहाल, सपोज कर लो 3 से 4 के बीच में है, ठीक है। तो 6 से 3 से 4 पे आना इजी है एज कम्पेयर टू जब मैंने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला तो उसकी पीएच कितनी हो गई है, 6 से ज्यादा हो गई, ठीक है। तो वहां से मेरे को क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो, आप दूध की पीएच को बढ़ा रहे हो ताकि दूध जल्दी खट्टा ना होए, उसकी जल्दी दही ना बने। आई बात समझ। तो वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, फिर वही सवाल पूछ लिया दूसरे में कि अब ये जो मिल्क है जिसमें आपने सोडा डाला भी ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है दही को बनने में, क्योंकि आपने इसकी पीएच को बढ़ा दिया। तो पहले पीएच कम थी, कम से कम तक आने में, मतलब उस 6 पीएच को 3 से 4 आने में कम टाइम लग रहा था, अब आपने 6 से ज्यादा पीएच बढ़ा दी, तो अब दूध ज्यादा बेसिक हो गया, तो अब उसको एसिडिक बनने में थोड़ा क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। बताओ बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि मिल्क मैन एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश वाटर। अब फर्स्ट है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट मिल्क इजीली डू नॉट कन्वर्ट इनटू द कर्ड, ठीक है। फिर व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दिस मिल्क हैज अ पीएच ग्रेटर देन 6, so if it has to convert into the curd it will take more time because now its pH is greater than 6, ठीक है। तो आप लोग बीच में वीडियो रोक के ये वाली लाइन अपनी लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पेस कम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको आप पीओपी बोलते हो, उसको हमें स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ना पानी को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है। पीओपी क्या होता है आपका, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है ये पीओपी, क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और ये अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ दोगे ना तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 3/2 इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, जिप्सम की फॉर्मेशन कर लेता है। किसकी? जिप्सम की, ठीक है। अरे चल जा भाई। तो CaSO4.2H2O जो क्या होता है हमारा जिप्सम, ठीक है। तो इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना पीओपी, इसको हम बंद उसमें रखते हैं, पन्नी में या बंद डब्बे के अंदर रखते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है मॉइस्चर प्रूफ, ताकि ये जिप्सम की फॉर्मेशन ना कर ले, ठीक है। क्योंकि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। और फिर ये 3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CaSO4 क्या बना लेता है 2H2O, जो कि क्या होता है हमारा जिप्सम। आई थी बात समझ? ठीक है जी। तो ये था आपका सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 14 की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। आप लोग इतने होशियार हो कि अब तक मैंने 4 बार बता दिया होगा, अब तक मतलब जब से मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को आती है, फिर भी देख लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज आउट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो बना रहा है NaCl प्लस का वाटर। तो वैसे लिखोगे कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड हाँ, तो दोबारा से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज विद ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल NaOH प्लस HCl गिव्स यू सॉल्ट प्लस का वाटर। दूसरा नाइट्रिक एसिड प्लस KOH, जिसमें नाइट्रिक एसिड तो एसिड ही है, KOH बेस है, ये भी आपस में रिएक्ट करके सोल्ट बना लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस का वाटर, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये लिखोगे, दूसरा आप ये लिखोगे। आई इतनी बात समझ में? एक एग्जांपल ये लिखोगे, दूसरा आप लोग ये वाला लिख लोगे। आई बात समझ? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दो ये रहे उसके एग्जांपल। अब बिल्कुल लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल को पार करते हुए हम लोग सेकंड चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हुए देखो कि गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। भाई 2 यूजेस बता दो वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। तो सबसे पहले देखो कि जो वॉशिंग सोडा होता है इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो। उसको आप लोग ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हो। फिर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए किसकी, पानी की, ठीक है। तो लिखू क्या, मैं लिखे देती हूँ, चलो देखो पहले मैं लिख रही हूँ किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का अगर मैं लिखूं तो वॉशिंग सोडा आप कहाँ पे यूज करते हो, पेपर, ग्लास, सोप इंडस्ट्री में, पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। पेपर में, ग्लास में और सोप इंडस्ट्री में। दूसरा रिमूव करने के लिए टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर।
आप लोगों को ना शायद बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो चलो अब थोड़ी कम है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीजें सीखनी थी मेरे को वॉशिंग सोडा की और बेकिंग। तो वॉशिंग सोडा तो पेपर, ग्लास, सोप इंडस्ट्री में, ठीक है, और रिमूव करने के लिए टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये लिखोगे, 2 यूजेस। फिर कौन सा बचा? अब बचा आपका ये क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। हाँ, अब बचा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को आप यूज करते हो बेकिंग पाउडर के तौर पे भी, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी, ठीक है। तो कर रहे हैं आप लोगों को, ये चैप्टर आपको जाता है वहीं पे खत्म। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ना वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। पीछे से ना बैकग्राउंड से आवाज बहुत तेज आ रही है, तो मुझे लग रहा है वीडियो यहीं पे बंद कर देनी चाहिए। ऐसे आप लोगों को कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। एक बार फिर से अगर मैं रिकॉल करूं, वॉशिंग सोडा के तो मैंने लिख दिए, बेकिंग के मैं बोल रही हूँ, लिख लो जल्दी जल्दी कि इट इज यूज्ड एज अ बेकिंग पाउडर, it is used as a baking powder and it is used in the soda acid fire extinguishers, it is used in the soda acid fire extinguisher। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आवाज बहुत तेज आ रही है पीछे से, तो आप लोग अगर नए हैं पुराने हैं, वीडियो को तो लाइक करोगे ही, साथ में अगर आप लोग नहीं है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियो बना रही हूँ, कम से कम इतना तो आप लोग भी कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। और भाई बच्चे देखो पढ़ लो अब, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आए। फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आपसे थोड़ा बहुत भी सीखा, कुछ भी सीखा, उससे कुछ भी पढ़ा हुआ आया, तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी वो बात होगी। तो आप लोग पढ़ लो, कोई भी डाउट आता है, कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बता दो, किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, क्वेश्चन कोई हो नहीं रहा, एनसीईआरटी से अलग भी ऐसे ही नहीं है कि एनसीईआरटी, जहां भी अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आती है तो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।